नमस्कार और सीआईआई के इस मुख्यालय से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह से आप पहले आपने बजट देखा होगा, बजट का भाषण सुना होगा वित्त मंत्री का, और उसके बाद आपने लगातार विश्लेषण देखे होंगे। और इस समय मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त पैनल है जो आपको बहुत सरल भाषा में इस बजट के बेसिक समझाएगा। इस बजट का मतलब क्या है, देश के हर वर्ग के लिए इस बजट को कैसे इसको डिकोड करना है, ये आज हम आपके लिए यहां से काम करेंगे। और मैं सबसे पहले परिचय करा दूं आपका। मेरे साथ हैं संजीव पुरी, वाइस प्रेसिडेंट सीआईआई। उनके साथ बैठे हैं चंद्रजीत बैनर्जी जो कि डायरेक्टर जनरल सीआईआई के हैं। इनके साथ हैं विपिन सोंधी जो कि सीआईआई की टास्क फोर्स ऑन मोबिलिटी के चेयरमैन हैं। मेरे बाईं ओर बैठे हुए हैं संजीव बजाज, प्रेसिडेंट सीआईआई। उनके साथ हैं अजीत गुलाबचंद, चेयरमैन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। और उनके साथ बैठे हुए हैं फिरोज खंबाटा, चेयरमैन रसना। रसना तो आपने सुना ही होगा, हम सब रसना पीते बड़े हुए हैं, इसलिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, अमृत काल का पहला बजट इसको कह के पेश किया जा रहा है। इस बजट को आप प्री अमृत काल से और अमृत काल से अगर कंपेयर करेंगे तो हाउ डू यू फाइंड इट डिफरेंट? आपको ये चुनावी बजट लगता है, आपको फ्यूचरिस्टिक बजट लगता है, गरीब का बजट लगता है, या उद्योगपतियों का बजट लगता है? ये बजट का महत्व यह है कि इट इज कमिंग एट अ टाइम वेयर वी आर नाउ बाय एंड लार्ज ओवर द लास्ट 3 years ऑफ चैलेंजेस, और फ्यूचर अमृत काल के हिसाब से इट इज सेटिंग द फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर। ये कंटिन्यूटी की भी बजट है बिकॉज द गवर्नमेंट हैज बीन फोकस्ड ऑन ग्रोथ एंड वी आर सीइंग वंस अगेन ए नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स टेकन टू कंटिन्यू ग्रोथ। लेकिन वही ग्रोथ के साथ इंक्लूजन भी है और एक तरह की फिस्कल प्रूडेंस भी है, क्योंकि पिछले 3 साल में गवर्नमेंट को लाइव्स और लाइवलीहुड दोनों की प्रोटेक्शन करने के लिए काफी पैसा स्पेंड करना पड़ा है, विच नाउ नीड्स टू बी नॉर्मलाइज्ड। तो आप कह रहे हैं कि ये एक्चुअली नॉर्मलसी का पहला बजट है। इट शोज दैट वी आर बैक टू द नॉर्मल टाइम्स। एब्सोल्युटली करेक्ट जी। संजीव जी, ये चुनाव से पहले आखिरी फुल बजट है, और अक्सर जो भारत की राजनीति है वो इस तरह की बातें करते हैं लोग कि चुनाव से पहले एक राजनीतिक बजट आएगा जिसमें ज्यादा ध्यान सरकार का वोटों पर रहता है। तो आपको लगता है कि ये चुनावी बजट है? देखिए, जैसे कि मेरे कोलीग ने अभी कहा, ये बजट एक ग्रोथ ओरिएंटेड और एक कंसिस्टेंसी रिफ्लेक्ट करता है। पिछले दो बार भी जो बजट हुए थे उसकी विजन और उसकी जो फोकस रही है उसी में ये कंटिन्यूटी है। कोई इसमें दिशा के परिवर्तन नहीं है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि मकसद था एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ताकि और इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, ताकि जॉब्स क्रिएट हों, इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़े, इन्वेस्टमेंट आए, एक वर्चुअस साइकिल जो क्रिएट करना था, और जो एग्रीकल्चर को बढ़त लाना था। सो ये सब पे कंसिस्टेंट फोकस रहा है। सो मैं ये कहूँगा कि इट्स अ वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, एक इकोनॉमी की फाउंडेशन और कंपेटिटिवनेस बढ़ा रहा है, और एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये स्पर करेगा। जी मिस्टर बैनर्जी, ये तो हमने देखा कि कैपेक्स में अच्छा 10 लाख करोड़ रुपया सरकार लगा रही है, और सरकार एनकरेज कर रही है कि और ज्यादा पैसा लगे इकोनॉमी में, किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट और आए। लेकिन फिस्कल डेफिसिट को 5.9 तक कंटेन करने के चक्कर में सरकार उतना ज्यादा पैसा और ज्यादा खर्च नहीं कर पा रही। आपको लगता है कि इस फिस्कल डेफिसिट को अगर हम थोड़ा सा और 1-2 साल लूज छोड़ देते तो सरकार के पास और पैसा आ जाता लगाने के लिए? मैं सोचता हूँ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बजट फोकस किए हैं। ये यहाँ पे हम कंजम्पशन डिमांड को बूस्ट कर रहे हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट डिमांड को बूस्ट कर रहे हैं, हम कैपेक्स का ऊपर काफ़ी जोर दिए हैं। हम लोग कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक था कि कैपेक्स का जो एक एग्रेसिव पोजीशन गवर्नमेंट ने लिया था, कि एग्रेसिवली गवर्नमेंट लीडरशिप ले रहे थे, उसको जारी रखेंगे कि नहीं। उन्होंने ये भी किए हैं, जारी रखे हैं, और जो हमारे लिए बहुत ही गुड न्यूज़ था। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है उस कैपेक्स में कि स्टेट गवर्नमेंट्स को उत्साह दिए हैं कि उन्होंने भी कैपेक्स में फोकस कर पाए, क्योंकि वो लोन का वो 50 ईयर। सो उसका साथ फिस्कल प्रूडेंस का काफ़ी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे भी इसका, अगर इकोनॉमिक सर्वे को आप देखें, इकोनॉमिक सर्वे ने क्लियरली बोला था कि कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को बजट में ध्यान रखना चाहिए। और ये जो प्रूडेंस, जो फिस्कल प्रूडेंस दिखाए हैं,
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारे एक प्री बजट जब टॉक्स हो रहे थे, हमने बोला थे कि ये ग्लाइड पाथ फाइनेंस मिनिस्टर ने डिफाइन किए हैं, वो ग्लाइड पाथ को मेंटेन करे, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू गेट credibility of the economy globally as well as in India. I think that is extremely well done, and हम तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे। और ज़्यादा आप जो बोल रहे हैं ढीला छोड़ सकते थे, उसका ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि टैक्स बुएंसी है, कलेक्शंस अच्छे हैं, सो ज़रूरत नहीं पड़ा कि हमको वो करना पड़े। जी मिस्टर गुलाबचंद, अगर पूरा हम स्पीच देखें फाइनेंस मिनिस्टर का और आज का जो बजट को देखें, तो फोकस इंफ्रा पर है, टेक्नोलॉजी पर है, इनोवेशन पर है, 5G, स्मार्ट सिटीज और रेलवेज। ये हमारे भविष्य की तरफ क्या क्या इंडिकेट करता है? देखिए भारत को अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साइज के, उसके लोगों के हिसाब से और उनके एम्बिशन के हिसाब से करना हो, तो ये भी बहुत कम है। फिर भी इन्होंने ये कंसिस्टेंसी रखी है कि इसको इंक्रीज करते जाए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर कि मिनिमम 9% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। ये तो सिर्फ 4.5-5 है, उसमें स्टेट्स का ऐड करो तो शायद हो जाएगा, मगर ये जो इन्होंने 30% से बढ़ाया है, इसने सिग्नल दिया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर के पाथ पे रहेंगे। और इसकी तसल्ली क्यों हो रही है कि हम फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल कर रहे हैं, कि हमारा सडनली फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, रेटिंग्स कम हो जाएंगे और सब जगह इन्वेस्टमेंट पे लगाव आ जाएगा। ऐसे नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें वक्त पे की है, इसलिए इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है, और ये शायद अगले साल इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंडिचर और बढ़ाएंगे। तो ये अच्छी बात है। इन्होंने दूसरा एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें बहुत कि ग्रीन इनिशिएटिव आज तक करते आए थे, मगर इस साल ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया ग्रीन होने में शामिल हो गया है और इंक्रीजिंगली होते जाएगा। ये सिर्फ वेस्टर्न डेवलपिंग कंट्रीज ने ये सब पोल्यूशन किया, अब वो कचरा निकाले हमारा अपना, ऐसे नहीं है। अभी हमारी भी जिम्मेवारी। आज देखो दिल्ली, यही हमारे शहरों में कितना पोल्यूशन है, हमारे बच्चे भी यही कह रहे हैं। तो इसीलिए हाइड्रोजन फ्यूल पर जोर दिया जा रहा है। अब इसीलिए हमारे लिए अभी करना शुरू कर दिया है, और उसमें ये प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि इसमें बिजनेस भी हो सकता है। जी, जो सोसाइटी, आफ्टर ऑल बिजनेस इज फॉर मीटिंग ए नीड ऑफ सोसाइटी, एंड नाउ दिस इज अ नीड ऑफ सोसाइटी एंड हैज नाउ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बजटरी एलोकेशन। मिस्टर खंबाटा अक्सर ये कहते हैं गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, और ये एक कितना मीठा रखा जाए, कितना कड़वा रखा जाए, कड़वे फैसले भी कई बार लेने पड़ते हैं। तो आपको जो आज का बजट है वो रसना की तरह बिल्कुल मीठा मीठा ही नजर आ रहा है, ये इसमें कुछ कड़वी बातें हैं या जानबूझकर थोड़ा उसको डिले कर दिया गया है कि बाद में देखेंगे अब अगली बार जब सत्ता में आएंगे? ना भूल गए, गुड बिजनेसमैन और बैड पॉलिटिशियंस। इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर बैड पॉलिटिशियन तो नहीं दे पाएगा। एज ए बिजनेसमैन आई कैन टेल यू दैट अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट के अमृतकाल के गोल्स है, वो गोल को डेफिनेटली मीट करना चाहिए। पर इंडिया दो इंडिया है, एक रूरल इंडिया है, एक अर्बन इंडिया है। और कुछ भी प्रोग्रेस अर्बन इंडिया कर दे, जब तक रूरल इंडिया का प्रोग्रेस नहीं होगा, वो इंडिया का प्रोग्रेस नहीं होगा। तो ये अमृतकाल के गोल में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने ये जो बजट में एक विजनरी अनाउंसमेंट जो किए हैं, वो मैं डेफिनेटली कहता हूँ ये रूरल ग्रोथ आ पाएगा। मैं आपको 3-4 उदाहरण दूंगा कि अनाउंसमेंट किए जिसको आई थिंक इंडस्ट्री को भी साथ में गवर्नमेंट के, खाली गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होता है जब तक इंडस्ट्री, एकेडमिया, काम आदमी सब उसके साथ R&D वाले मिलके काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल मिलेट का हब बना दिया है। अब मैं हमेशा मानता था कि अपनी कंट्री को एक क्रॉप के लिए पहचाना जाना चाहिए। अभी फ्रेंच वाइन आ जाता है, वो ब्राजील का कुछ ऑरेंज जाता है, थाईलैंड का पैन। तो ये से हम मिलेट को पूरे वर्ल्ड में ले जाए, और खाली मिलेट खाली क्रॉप नहीं, उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, भैया उसके बिरयानी बना दिया मिलेट का, बाजरा का बिरयानी बना दिया, सूप बना दिया ओट्स का, ये सब चीज़ फॉरेन में ले जाए और फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर को मिक्स कर दे। सेम वे नेचुरल फार्मिंग, आज हर आदमी को नेचुरल फार्मिंग फॉरेन में खाना है। कोई भी प्रोडक्ट ले लो 30-40%, 50% प्रीमियम मिल जाता है। नेचुरल फार्मिंग से पूरा हमारा एक्सपोर्ट का रुख बदल सकता है। सिमिलरली हेल्थ के लिए भी अच्छा है।
थर्ड मैं देख रहा हूँ एक एक्सेलरेटेड जो फंड बनाया है एग्री स्टार्टअप इन रूरल एरियाज के लिए। अब स्टार्टअप स्टोरी ये तो नहीं खाली गुड़गांव और बेंगलोर में आईटी वाले ही करेंगे और जो रूरल के जो बच्चे वो नहीं कर पाएंगे, वो भी कर पाएंगे, वो भी टेक्नोलॉजी तो स्टार्टअप्स को गांव देहात में ले जाने की तो कोशिश वो है। भी मेरे हिसाब और से किसानों को अपना पार्टनर बनाने और की एक कोशिश। लास्ट चीज टेक्नोलॉजी फंड। आज सबसे बड़ी बात में एग्रीकल्चर में यही मिसिंग था, टेक्नोलॉजी, और उसमें खास करके आईटी एनेबल्ड टेक्नोलॉजी जब एग्रीकल्चर में आएगी तब पूरा रुख बदल जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये सब चीजें पॉजिटिव है, जिससे मेरे को लगता है कि अगर हम इसको सब अपना ले तो ये रियल अमृतकाल जो आप मीन कर रहे हैं, जो आप स्टार्टिंग किया, वो आ सकता है। पर इसको हमको सब तो अपनाना पड़ेगा, वी हैव टू बी पार्ट ऑफ इट। और ये सब एक डिसिप्लिन के साथ हम जब जा रहे हैं, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ G20, इंडिया इज शोइंग कि वी आर एक्चुअली वॉकिंग द टॉक। जो हमने गोल दिए हैं, एनवायरमेंट गोल हो कि पीपल्स गोल हो, हम वो उसको मीट कर रहे हैं। आज मोस्ट ऑफ द कंट्री में चले जाओ, फॉरेन में जाके, तो वो तो उनका तो फिजिकल पूरा डिसिप्लिन ही खत्म हो गया, उनका इन्फ्लेशन स्काईरॉक हो गया, उनके बैंकों को लोग देख रहे। तब इंडिया को तो लोग सोच रहे इंडिया ने इतना अच्छा कैसे कर दिया। इनफैक्ट हमको 10 साल पहले हमको भाषण देते थे, आज हमको सीख रहे हैं और कह रहे हैं भाई हमारे सेंट्रल बैंक ने इतना अच्छा काम किया, हमारे भी मिनिस्टरों ने इतना अच्छा काम किया। तो हम आई थिंक आज की तारीख में वी आर हैविंग दैट मॉरल हाई ग्राउंड, एंड आई थिंक टू दैट एक्सटेंट आज वर्ल्ड पे इंडिया की एक जात की प्रशंसा हो रही है। और लास्ट पॉइंट डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि ये जो कंजम्पशन लेड इकोनॉमी ग्रोथ ही इंडिया का बढ़ेगा, और उसमें जो मिडिल क्लास को आज हाथ में जो पैसा दिया है उससे डेफिनेटली कंजम्पशन लेड ग्रोथ होगा, वो वापस इकोनॉमी में और आएगा। वापस इकोनॉमी आएगा। उसमें हमारे सॉफ्ट ड्रिंक बिकेंगे, हमारे बिस्किट बिकेंगे, हमारे नूडल बिकेंगे, और ड्यूरेबल्स बिकेंगे, सब कुछ बिकेगा, गाड़ियां बिकेगी। और वही इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। दो चीज इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो करोड़ों रुपये आ रहा है, और सेकंड कंजम्पशन लेड इकोनॉमी। ये दो चीज से ही ग्रोथ हो सकती है, और ये दोनों चीज में देख रहा हूँ। और एक वो सब्सिडी दे दी जो हमेशा कंप्लेन करते थे, ये वो ऐसे फ्रिल्स नहीं किए, एटलीस्ट वी शुड प्रेज दैट। इलेक्शन ईयर आपने जो बोला हो सकता था ये दे दिया वो दिया, ऐसा कुछ जो है वो है, पर ऐसा कुछ ज्यादा कुछ बिल बाटी नहीं की है। तो ये आई थिंक सब पॉजिटिव है ये बजट के बारे में मेरे हिसाब से। तो आपका जो बेसिकली टारगेट ऑडियंस है वो तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, जो रसना पीने वाला है, जिसमें एक पैकेट में 6 ग्लास बन जाते हैं या और ज्यादा जो बन जाते हैं। सही बात है, तो आपने बोला। ये जो वर्ग है, इसको मिडिल क्लास, यूथ, महिलाएं और सीनियर सिटीजन, ये चुनाव में असल में वोट भी यही लोग डालते हैं। तो ये लोग क्या वाकई इस सब से खुश होंगे? देखो मेरा मानना, वापस है ये क्वेश्चन मेरे को नहीं पूछना है, बैड पॉलिटिशियन, पर मेरा डेफिनेटली मानना है लोग बजट के देख के कोई वोट नहीं देता है। मैं ये सवाल ये नहीं होता है। बजट देख के, मेरा सीधा सवाल है, आप ये सोचोगे ये बजट आएगा और 1 साल के बाद बजट के देख के उसके काफी बहुत मायने होते हैं, बहुत से विश्लेषण होते हैं, बहुत सी केमिस्ट्री चलती है, उसमें बहुत सी चीज इंपॉर्टेंट है। पर एक चीज डेफिनेटली है, मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं दूंगा, पर ये जो एक से क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आएगा लोगों के। वो इकोनॉमी थोड़ा अनकॉन्फिडेंट हो गई थी, खासकर कोविड यूक्रेन वॉर के बारे में, और एक ये जो कंजम्पशन लेड हो जाएगा, इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस आएगा। मैं विपिन जी से यही सवाल विपिन जी से भी पूछता हूँ। विपिन जी, मिडिल क्लास, यूथ, विमेन, सीनियर सिटीजन्स, अब सरकार ने किया तो बहुत कुछ है इनके लिए, लेकिन क्या ये इन तक पहुंचेगा? और क्या ये इस बात को रियलाइज कर पाएंगे कि भाई अब मेरे पास 10-15 हज़ार रुपया और ज़्यादा कैश हो जाएगा? और मिडिल क्लास भी हमारे देश में पर कैपिटा इनकम से 5-10 गुना ज़्यादा इनकम करने वाला भी मिडिल क्लास है, उससे दुगने इनकम वाला भी मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास एक्चुअली सभी अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं। वो अच्छी है, क्योंकि मिडिल क्लास की स्ट्रेंथ ही किसी डेमोक्रेटिक पॉलिटी को ही स्ट्रेंथन करती है। तो जितने लोग मिडिल क्लास में आए और जितना मिडिल क्लास एक्सपैंड करे, वही महत्व और वही हमारा फोकस रहना चाहिए, और मेरा ख्याल वो हो रहा है। दूसरा है ये कंसिस्टेंसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे है, ये कैपेक्स पे है, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। और क्योंकि ये 3 साल लगातार हम 32% से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है कैपिटल स्पेंडिंग, ये क्या होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। रूरल एरिया में जितना स्पेंड करें, 50% अगर हम 6 लाख विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड करें, उतना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे, इनकम क्रिएट होगा। मैं ज़रा वापस आना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी के उस पर बहुत फोकस दिया है, 4-5 क्लियर एडवांटेजेस मुद्दे रखे गए हैं। सिर्फ ये हमारा मौका क्यों है हिंदुस्तान का, पहले हम मैच्योर टेक्नोलॉजीज लाते थे, अब विदेश में भी इमैच्योर टेक्नोलॉजीज हैं ग्रीनिंग के। दिस इज आवर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट फ्रॉम अ जीरो बेस। और उसके लिए मैं 2-3 चीज आपको कह दूं। एक तो
कोलैबोरेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पे बहुत सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से फोकस दिया गया है। 5G हो, AI हो, अब मिडिल क्लास लुक्स एट दिस विद होप, क्योंकि यहीं से अगले जॉब्स आएंगे। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट, AI, मैकेट्रॉनिक्स, जो भी है, जो आजकल के नए एडवांटेज आ रहे हैं, स्किल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, ये मिडिल क्लास उसको एस्पायर करेगी, उनको हमें स्किल करना है। फाइनली इंकरेजमेंट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो इंडस्ट्री का रोल है और इंडस्ट्री प्ले करेगी, रेलेवेंट ट्रेनिंग पर एकेडमिक्स के साथ करेक्ट कोर्सेज लाए जाए। तो गवर्नमेंट ने काफी डायरेक्शन दी है कि अभी समय है इनोवेशन का। इफ आई मे सिंप्लीफाई दिस हमारे दर्शकों के लिए, ये सब करने के बाद आपको क्या लगता है कितनी जॉब्स जनरेट हो सकती हैं हमारे देश में? हमें जितनी जॉब्स जनरेट कर सकें वही ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब इसके लिए मैं तो नहीं कह सकता हूं, पर हमें अनस्किल्ड चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए, स्किल्ड चाहिए और हायर एजुकेशन चाहिए। सब वर्ग के जॉब्स चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सब देती है और ये बाकी भी सब देंगे, और हिंदुस्तान में क्रिएट हो सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मिस्टर पुरी, हम लगातार पिछले काफी समय से सुनते आए हैं कि ग्लोबल रिसेशन आने वाला है। सारी मार्केट जो है इसी चीज से डरी हुई है कि भविष्य में ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। इंडियन इकोनॉमी को हम ग्लोबल रिसेशन से कैसे बचा सकते हैं, और जो आपने ये देखा, क्या हमने अपनी इकोनॉमी की कुछ फेंसिंग की है कि अगर ऐसा होता भी है तो एटलीस्ट हम सुरक्षित रहें? देखिए, एक इंडिया का एडवांटेज ये है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन काफ़ी मात्रा में है, जो इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। डोमेस्टिक कंजम्पशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक्सपोर्ट का कंपोनेंट रिलेटिवली स्मॉल है, राइट। सो अभी आप देखें, जैसे बजट में जो काफ़ी इंटरवेंशंस हैं, जो अनाउंसमेंट की हैं, उनको काफ़ी उससे डोमेस्टिक कंजम्पशन में काफ़ी बढ़त मिलेगी। अल्टीमेटली कंजम्पशन कैसे बढ़ेगी? कंजम्पशन बढ़ेगी जब जॉब्स बनेंगे, इन्वेस्टमेंट होएगा, चाहे पब्लिक इन्वेस्टमेंट, रोड बन रही हैं, रेल बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर कारखाने लगाती है, उससे जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो ये उसको एक एम्पेटस दे रही है। और एक आप देखेंगे इसमें एक नया इंटरेस्टिंग एरिया है, वो टूरिज्म का। 50 जो एरियाज में डेवलप करेंगे, 50 एयरपोर्ट्स बनेंगे, हाँ 50 बनेंगे, उसके लिए रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। प्लस एक टूरिज्म जब डेवलप होता है तो काफ़ी इंडिविजुअल को जॉब मिलते हैं, स्मॉल एंटरप्राइजेस को मिलते हैं, बिकॉज वो टूरिज्म में तो लोकल ट्रिप्स वगैरह होंगे, एरियाज देखेंगे, राइट। तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी स्पर करेगा। अभी एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन जब करेंगे तो फार्म इनकम्स बढ़ेंगी, राइट। सो ऑल दिस जो बजट में स्टेप्स लिए गए हैं, काफ़ी कंजम्पशन को रिवाइव करने के लिए लिए गए हैं। एंड द अदर पॉइंट यू ऑल्सो स्पोक अबाउट द फिस्कल साइड ऑफ इट, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर मैक्रो स्टेबिलिटी। अदरवाइज वी कैन गेट इनटू इन्फ्लेशन, तो आम आदमी को वो महंगाई बढ़ेगी इन केस देयर इज इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। वो सब बढ़िया से मैनेज हुआ है। इनफैक्ट पहले क्या होता था कि इंडिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती थी, दुनिया भर में कम होती थी। अभी उल्टा हो गया है, दुनिया में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इंडिया में काफ़ी अच्छी तरीके से उसको मैनेज किया है। तो ये इन्फ्लेशन भी जब महंगाई होती है तो कंजम्पशन कम होएगा। तो ये सब पैरामीटर्स देख के जो बनाया गया है, मैं समझता हूँ कि इससे डोमेस्टिक कंजम्पशन पे एक अच्छा असर पाएगा, जिससे फिर इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जॉब्स क्रिएशन होएगा, एक वर्चुअस साइकिल जो कहते हैं वो क्रिएट होएगा। सो मेरे हिसाब से तो ये फोकस रहा है, एंड आई थिंक दिस इज द राइट फोकस गिवन द ग्लोबल सिचुएशन। मिस्टर पुरी, आज मिडिल क्लास में पूरे देश में ये चर्चा है, जो टैक्स स्लैब्स में जो चेंज किया गया है, भाई मिडिल क्लास तो इसी बात का इंतजार करता है, लोअर मिडिल क्लास जो भी 5 लाख 7 लाख रुपए से ऊपर का पैसा कमाता है साल का। आपको लगता है कि जो टैक्स स्लैब्स में चेंज हुआ है, सरकार ने ऑब्वियसली अपना कैलकुलेशन तो ठीक रखा होगा कि उनके कलेक्शन में ड्रॉप नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इतना है कि लोग सेव भी कर सकें या सेव करके उस पर इन्वेस्ट भी कर देंगे आगे? तो पहली बात तो आपने ये कंफ्यूजन किया है, आपके दाएं साइड और बाएं साइड दोनों साइड में संजीव है, तो पूरी उधर है, बजाज इधर है। सॉरी। लेकिन आपकी जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो टैक्स स्लैब दोनों तरफ संजीव है ना, इसलिए घेर लिया है हम आपको। तो टैक्स स्लैब्स में जो रैशनलाइजेशन किया है और जो इसका जो बेनिफिट आएगा मिडिल क्लासेस को, तो एक तो क्या है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ती है,
और सेकेंडली सेविंग्स बढ़ती है, होपफुली वो सेविंग्स से खरीदेंगे वो अलग अलग चीज और उससे कंजम्पशन बढ़ेगी. सो दिस इज ए वेरी पॉजिटिव मूव दैट वी आर सीइंग. हाँ, लोगों को एनकरेज भी किया जा रहा है कि आप ओल्ड रेजिम से न्यू रेजिम की तरफ जाए. ओल्ड रेजिम में काफ़ी एग्जाम्पशंस वो सब थे, वो छोड़ के आप लोअर टैक्स रेट में आए. और एक और इसमें महत्व की बात है कि ये प्लेजेंट सरप्राइज हैज बीन कि जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है उसमें भी सरचार्ज काट दिया गया है. तो इसकी महत्व की बात यह है कि ये गवर्नमेंट देख रही है कि अगर हमें इंडिया को competitive बनाना है तो हर सेगमेंट में competitive बनाना है. एंड दिस इज ए मूविंग टारगेट, क्योंकि बाकी देश भी competitive बन रहे हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं. तो आई थिंक ओवरऑल टुवर्ड्स दैट इट हैज बीन वेरी प्रोग्रेसिव अक्रॉस रेट्स. ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा बेनिफिट तो हैज बीन एट द लोअर इनकम सेगमेंट्स, और वहां जरूरत भी थी. मिस्टर गुलाबचंद, इस समय चाइना इज नॉट इन ए गुड शेप, और वहाँ से सारी जो खबरें आ रही हैं वो थोड़ी नेगेटिव आ रही हैं. हमारा जो ग्रोथ रेट है वो सारे जितने भी एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से चाइना से ऊपर है. दुनिया में भी हम मेजर इकोनॉमीज़ में और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में सबसे आगे ही रहने वाले हैं. आपको ऐसा लगता है कि इस एनवायरनमेंट में ये हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है जब हम चाइना को बीट करके इंडिया को एक अच्छा प्रोडक्शन हब कह के दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं, अपनी सप्लाई चेन्स क्रिएट करके? एक तो चाइना का जो साइज है वो इंडिया से 5 गुना है, तो उनका कम भी होगा तो द एक्चुअल एनुअल ग्रोथ इज इन रियल टर्म्स हायर. सो ये बात अलग है. अगर इंडिया को अट्रैक्ट करना है, चाइना बंद हो जाए या चाइना चले, तो भी आप इंडिया में अट्रैक्शन कर सकते हो अपने लॉज बना के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने से. ये सब बनाएंगे, वो जो एक माहौल बनाएंगे जहां लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो हो जाएगा. मगर चाइना में सब मैन्युफैक्चरिंग जो शिफ्ट होगा, उसके लिए वियतनाम, बांग्लादेश, कितने सारे लोग तैयार हैं काम करने के लिए. तो इसमें से आपको पूरा चाइना का कोई कारखाना उठ के यहाँ आएगा ऐसे मत समझिए. हमें अपना ही मार्केट बड़ा है, हमें करना पड़ेगा. हमारी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जहाँ इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे, और लोग तो सब ठीक है, सब करेंगे ये काम. तो सिर्फ चाइना नीचे आ रहा है इसलिए हमें कुछ मिलना चाहिए, इस तरफ से हमने पॉलिसी नहीं करनी चाहिए. हमें माहौल बड़ा करने में वक्त जाया करना चाहिए, तो फिर यह होगा. तो फिर चाइना चले न चले कुछ नहीं फर्क पड़ता. जी, लेकिन हमारा जो सपना था वो था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना. अभी हम 3.5 तक ही पहुंचे. आपको लगता है ये हो पाएगा आने वाले समय में? एक्चुअली ये कोविड और यूक्रेन वॉर ने उसको जल्दी कर दिया है थोड़ा, मैं तो कहूँगा, मैं एक्चुअली कह रहा हूँ. बिकॉज इंडिया का ग्रोथ अभी जो आएगा ज़्यादा होगा, बिकॉज वर्ल्ड ने भी इंडिया को अभी कोविड में और यूक्रेन वॉर में देखा है. वी आर ए डिपेंडेबल कंट्री and they can rely on India, they can rely on Indian manufacturers, and they are definitely looking at India as a manufacturing destination. और इसको खाली बजट की तरह नहीं देख रहा हूँ. इंडिया की जैसे कि स्कीम है PLI स्कीम, उसकी आज बात नहीं हुई है, और वो काफ़ी कंपनियाँ अभी ले रही है. चलो भाई, प्रोडक्टिव लेंगे इंसेंटिव, और इसीलिए जो चीज़ इंडिया में नहीं बनती थी, मैंने देखी है बननी चालू हो गई, और ये बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है. आज PLI हमारे सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग में मोज़रेला चीज़ पे दिया है. आपको मोज़रेला चीज़ कोई बनता था, खाता था, और लोग ने यूनिट डाल दिए, जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है मोज़रेला चीज़ इंडिया से. उससे क्या डेयरी फार्मर कोई फायदा हो रहा है? सिमिलरली हर चीज़ में मैं देख रहा हूँ. सेकंड, अभी जो गवर्नमेंट ने SEZ को जो रिवाइव करने की बात की है, आज गिफ्ट सिटी जो मैं गांधी अहमदाबाद से बाजू में, वो गिफ्ट सिटी पूरा एक इंटरनेशनल, रियली आप वहाँ चले जाइए, रियली फॉरेन कंपनी आ रही है, फॉरेन बैंक से आ रही है, तो खैर पूरा उससे कुछ फर्क आ रहा है. तो मेरे हिसाब से ये जो सब मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, ये कभी कभी क्या होता है 1+1 ऐसे 2 3 दिखता है, पर जब 5-6 साल हो जाएंगे 30 दिखने लग जाएगा. तो ये 5 चीज़ें जल्दी होने वाला है. और इस पर हमारा सबसे बड़ा पावर गवर्नमेंट भी नहीं है, हम लोग भी नहीं है, बजट भी नहीं है. सबसे बड़ा पावर हमारा यूथ है, और ये यूथ ही हमारा बाहर जाके $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाता था बाकी कंट्रियों में जाके. अगर अपना यूथ इंडिया में रुक गया तो हमारी कहीं नहीं जाएगी इकोनॉमी. थिंक व्हाट आई एम सेइंग. हमारी यूथ ने फॉरेन में जाके $1 ट्रिलियन उनकी इकोनॉमी बढ़ाई. हमको हमारे यूथ को अगर हम रिटेन कर पाए और इसको कंड्यूसिव माहौल दे पाए ऐसे बजटों से, बाकी एनवायरनमेंट से, तो डेफिनेटली इंडियन की इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ सकती है. ये मेरा डेफिनेट मानना है यूथ पावर का गार्डन. जी, मोबिलिटी पे हम लोग मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम बात तो कर रहे हैं इतनी सारी ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी और ये सब AI, और यूथ को मैं उससे कनेक्ट करके देख रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जो योजनाएं हैं ये
उस यूथ तक पहुंचेंगी। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं स्मार्ट सिटीज के बारे में हम वर्षों से सुन रहे हैं, पर आज भी लोग ढूंढते रहते हैं कि वो स्मार्ट सिटी है क्या, और स्मार्ट सिटी में भी जाकर वो उस स्मार्टनेस को नहीं खोज पा रहे हैं। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर आए। अब ये सही है कि हम बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देख रहे हैं सड़कों पर, बट उसके अंदर भी लास्ट माइल प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, पर ये चल पाएगी मेरा पूरा यकीन है। हाँ, अब ऐसा देखिए, जो PLI स्कीम्स मेंशन की थी बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग, ऑटोमोबाइल्स के साथ मैं ज़्यादा वाकफियत रखता हूँ, ये सिर्फ इंसेंटिवाइज कर रही हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए कर रही हैं, हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल्स के लिए कर रही हैं, दिस इज द चार्जिंग स्टेशंस के लिए कर रही हैं। सो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को बिल्कुल इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर नए प्लांट लगाने हैं और आपको इंसेंटिव चाहिए तो आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाएं। इससे क्या होता है, एक तो ये स्कीम ओवर सब्सक्राइब थी, अगला स्टेप शायद होगा कि ये सब्सक्रिप्शन और मतलब और लोगों को लाने के लिए ओवर सब्सक्राइब्ड स्कीम्स को ज़्यादा मौका लगे। यूथ को क्या चाहिए, यूथ को स्किल्ड जॉब्स चाहिए ज़्यादा, और ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे हम कह रहे हैं, मोबिलिटी में ही देख लिए, जो सिटीज़ में चलेंगी व्हीकल्स वो होंगी इलेक्ट्रिकली रन, पर हमारा देश बहुत बड़ा है, जो इंटर सिटी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर चलेंगी वो हाइड्रोजन पे चलेंगी। फ्यूचर में कॉरिडोर्स आएंगे, वी कैन बी एक्चुअली मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये टेक्नोलॉजीज बाहर इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं है, ये मैच्योर नहीं है। वी कैन बी द फर्स्ट मूवर्स एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड, और ये PLI स्कीम्स बिल्कुल उसी दिशा में बहुत अच्छी हैं। 14 सेक्टर्स हैं, मोबिलिटी एक है। एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ अपने मिडिल क्लास दर्शकों के लिए, हाँ जी, अगर किसी को इस साल गाड़ी खरीदनी है, हाँ जी, तो वो क्या गाड़ी खरीदे? पेट्रोल खरीदे, डीजल खरीदे, इलेक्ट्रिक खरीदे, हाइड्रोजन खरीदे, क्या खरीदे वो? हाइड्रोजन तो अभी है नहीं, ऑप्शन ये है कि पेट्रोल खरीदे कि इलेक्ट्रिक खरीदे, और मैं कोई रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ, मैं एडवांटेजेस बता देता हूँ। अगर सिटी में है तो डेफिनेटली एक्सप्लोर करे कि टू व्हीलर अगर ले रहा है तो एक्सप्लोर करे उससे, पर वो बहुत डिपेंड करता है कि अभी चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल है कि नहीं, तो इकोसिस्टम बन जाए तब वो देख के डिसीजन ले। बट फ्यूचर में जितना नॉन पोल्यूटिंग हम हो, जितना ग्रीन हम हो, उसी दिशा में हमें जाना चाहिए। जी मिस्टर बैनर्जी, मैसेज क्या है? स्पेशली मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमारा जो यूथ है, बार बार हम ये सुनते रहते हैं नौकरियां नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है और यूथ इज लॉस्ट। ये जो बजट है और ये जो योजनाएं हैं, ये हमारे यूथ को क्या डायरेक्शन देती हैं, कहाँ अपना समय और अपना एफर्ट वो इन्वेस्ट करें ताकि इन सब चीजों से आगे चलकर उनको लाभ हो सके और वो और सरकार की डायरेक्शन जो है वो एक तरफ जाए, एक ही डायरेक्शन में दोनों जाए। they have a relationship. हाँ, so आप अगर देखें योजना को, जो योजनाएं बता रहे थे आपने, और समटाइम्स गुड पॉलिटिक्स कैन बी गुड इकोनॉमिक्स ऑल्सो। हाँ, सो आप बात कर रहे थे तो मैं देख रहा था क्या क्या योजनाएं इस बजट के में जिक्र किए गए थे। एक था 79,000 करोड़ ईयरमार्क फॉर PM आवास योजना, दैट रियली हेल्प्स द यूथ। इसको यूथ को एक बहुत अपॉर्चुनिटी इसमें से मिल सकता है, एंड दैट्स गुड पॉलिटिक्स, गुड इकोनॉमिक्स, एंड इट्स रियली गुड पॉइंट इन द बजट। यूथ को इंक्लूड करने में काफ़ी सारे प्रयास किया गया है स्किलिंग के ऊपर। आप देखिए एक मैं स्कीम देख रहा था, PM KVY 4.0 जो उन्होंने बोला, इसको लॉन्च कर रहे हैं विथ 30 डिजिटल स्किलिंग सेंटर्स। सो दैट ऑल्सो इज अ वेरी ह्यूज इम्पेटस। इसमें से बेनिफिट करना है यूथ, और यूथ इज द पावर। इफ यू हमारे डेमोग्राफी में यूथ का काफ़ी सेक्शन वर्किंग पॉपुलेशन में है। अब अगर तीसरा और एक योजना देखें, एक प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो लॉन्च करने के बारे में बताए गए हैं, that will help youth directly for direct benefit transfer. So ये और एक यूथ को उत्साह दे रहे हैं, उनका हाथ में एम्प्लॉयमेंट आ रहा है और पैसा आ रहा है। The other thing which I think is very important when we talk about youth is this entire story of youth becoming not just job seekers but also job givers.
तो आज जो स्टार्टअप्स के लिए, रूरल स्टार्टअप्स के लिए जो बात किया है ना, कि सिर्फ टेक स्टार्टअप्स नहीं, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, रूरल स्टार्टअप्स, दैट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर हमारे यूथ के लिए. सो उन्होंने कैन गिव जॉब, नौकरी मांगिए मत, नौकरी देने की भी कोशिश कीजिए. इंक्लूड एब्सोल्युटली दे विल बी इन अ पोजीशन, उनका एक पोजीशन हो जाएंगे कि वो जॉब क्रिएट कर सके. So I think that is where I think the budget has played a very, very wonderful role in really taking the youth along and giving a huge impetus to the youth of the country. Mr. Sanjeev Puri, this time I'm right. सप्तऋषि के बारे में हमने बात नहीं की, और अगर आप देखेंगे, मैं अलग अलग योजनाओं के नाम देख रहा था, सारी योजनाओं के नाम हमारी भारतीय संस्कृति से इस बार रखे गए हैं. देखिए, पीएम प्रणाम है, गोवर्धन स्कीम है, भारतीय प्राकृतिक खेती, बायो इनपुट रिसोर्स, मिष्टी, इस तरह के अमृत धरोहर, ये सारी जो स्कीम्स हैं, सारी ऐसा लगता है कि बहुत इंडियन सोसाइटी को और डीप रूटेड हमारी जो कल्चर है उसको स्टडी करके फिर उनको बनाया गया है. आप एकदम सही कह रहे हैं. एक तो ये है कि एग्रीकल्चर या कृषि में बहुत फोकस है इस बजट में, पहले बजट्स में भी रहा है, पहली बार नहीं है, बट इस बार नए विषय भी आए हैं इसमें, जैसे आपने बताया. तो इसको एक जो नेचुरल फार्मिंग है वो बहुत बेनिफिशियल है. एक तो वो जो फूड प्रोडक्शन होएगा जहाँ पे वो हेल्दियर रहता है. सेकेंड इज़ जो उसमें जो फर्टिलाइजर्स वगैरह वो यूज़ होते हैं वो मिनिमाइज हो सकते हैं, एंड वो फर्टिलाइजर्स वगैरह वो सॉइल को भी इरोड करते हैं, सॉइल भी खराब करते हैं, और जब फर्टिलाइजर बनते हैं उसमें कार्बन फुटप्रिंट भी होता है, एनर्जी भी यूज होता है. सो इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप, गेटिंग बैक टू, आई वुड से एक तरीके से गेटिंग बैक टू बेसिक्स कृषि, और साथ में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है लाइक डिजिटल, उसको भी कैसे लेवरेज किया जाए, ताकि उसमें एक प्रिसीशन फार्मिंग, जो वेदर चेंज हो रहा है उससे कैसे एडवाइजरी चेंज करना है, एग्रोनॉमी प्रैक्टिसेस चेंज करना है, वो सब इंटीग्रेट होके ये एक साथ आ रहा है. सो इट्स एब्सोल्युटली राइट, गेटिंग बैक टू बेसिक्स, येट making it contemporary by leveraging technology. And my colleagues have spoken about the technology, so I'll not repeat it. And the other thing is, यहाँ पे जो किसान के जो खेत वगैरह इंडिया में बहुत छोटे छोटे हैं, फ्रेगमेंटेड, स्मॉल, मार्जिनल है, तो उसमें जो एक FPO की स्कीम पहले लाई थी, और साथ में FPO के साथ में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो कुछ लेवल का वैल्यू एडिशन किसान अपने मिल के कर सकें, एक सोसाइटी बना के मिल के कर सकें, ताकि वो वैल्यू एडिशन करेगा तो उसकी इनकम भी बेटर होएगी. जी, तो ये एक फाउंडेशन है, वो तो चल ही रहा है, और उसके ऊपर जब क्लस्टर में करते हैं तो जो क्लस्टर में एक इकोसिस्टम बनता है, उससे और एफिशिएंसी आती है. अब अपने पास सिर्फ 3 मिनट और हैं. मिस्टर संजीव बजाज, यू आर एन इंडस्ट्रियलिस्ट. एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर इस समय जो एनवायरनमेंट है या ये जो बजट है, ये आपको कितना कॉन्फिडेंस देता है आपके भविष्य, खुद के भविष्य के बारे में? और आपकी कंपनियों में हजारों लोग काम करते होंगे, आप जितने लोग बैठे हैं, शायद आप लोग हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी देते होंगे. तो एक आपकी अपनी माइंडसेट कि हाउ कॉन्फिडेंट यू फील एज अ जॉब गिवर, और आपके यहाँ काम करने वाला जो आदमी है वो इससे कितना कंफर्टेबल है या कितना लाभान्वित हो सके. मुझे दोनों माइंडसेट का एक छोटा सा आप एक प्रीव्यू दे दीजिए. जी, तो मेरे तरफ से एज समबडी हु इज रनिंग अ बिजनेस, बजट ये कॉन्फिडेंस देती है कि फ्रॉम टुडे टू मीडियम टर्म ग्रोथ के पीछे गवर्नमेंट की कोशिश रही है. और अगर ग्रोथ होगा तो मैं फाइनेंशियल सर्विसेज में हूँ, लोगों को पैसा का ज़रूरत होगा, इंश्योरेंस का ज़रूरत होगा, एंड वील बी एबल टू प्रोवाइड दैट, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ पॉजिटिव. सेकेंड, अगर मैं हमारे कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि एक तो मेरी सेविंग बढ़ती है क्या, एंड इफ आई एम मिडिल क्लास एंड बिलो तो मेरे टैक्स रेट्स कम होने के कारण मुझे बेनिफिट मिलता है. सेकेंडली, एज एडिशनल ग्रोथ कम्स, न्यू जॉब्स कम, सैलरीज गो अप, तो उसकी बेनिफिट भी आती है. तो ओवरऑल ये सबका बजट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आम आदमी का बजट है या मिडिल क्लास का बजट है कि रिच का बजट है, सबका बजट है. आज का बजट भी है क्योंकि आज का ग्रोथ का फोकस करता है, और कल का बजट भी है क्योंकि न्यूअर टेक्नोलॉजीज, न्यूअर डायरेक्शन के पीछे भी फोकस करता है. सो ओवरऑल इट्स अ गुड बजट
post the pandemic, post the last 3 years challenges, to create the foundation for a new India. मिस्टर गुलाब चंद, सिर्फ 30 सेकंड्स में आप बताइए, आप तो इंदिरा गांधी के ज़माने से भी बजट आपने देखे होंगे, उसके बाद कांग्रेस के अलग अलग बजट्स आपने देखे होंगे, यूपीए, एनडीए, सब। ये जो इस समय जो हम जिस आप इंदिरा गांधी के ज़माने में बने हुए लोग चीज़ को बजट कहते हो, वो खुद भी फाइनेंस मिनिस्टर थी जी। सबसे रद्दी बजट बनाए। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि उसमें और अब में आप क्या अंतर पाते हैं? हाँ, नहीं, इसमें देखो ये कुछ एक दिशा में चल रहा है। ये हम इंडिया का एक सपना है कुछ 30-35 साल का, उसके लिए क्या हमें आज से करना चाहिए, उसकी तरफ ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखिए ये जो 7 एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें ग्रीन भी ऐड कर दे। पहली बार मैंने सुना कि ग्रीन हमारे लिए है और ये हमारे व्यवस्था में शामिल होने चाहिए। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया कि उसका क्या उपयोग होता आप है। बदलाव देख रहे हैं अब बिल्कुल, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। इज इट टाइम टू से चीयर्स? Of course, cheers with a glass of rasta because it's a good budget and actually speaking, ये फायदा एक ही है इसमें जो मैंने एक ही सेकंड बोला, सबका बजट और सबको इसमें कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, इंडिया इज अ प्लेस टू बी एंड इंडिया इज अ प्लेस टू इन्वेस्ट। और आई एम श्योर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ये बजट के बाद ज्यादा कॉन्फिडेंस होंगे इंडियन इकोनॉमी में। आई थिंक दैट इज हाउ आई विल पुट। थैंक यू सो मच सर, आपने एक बहुत नया पर्सपेक्टिव दिया। और जैसा आपने देखा कि इस समय इस राउंड टेबल में मेरे साथ देश के बड़े बड़े उद्योगपति हैं और ये सब वो लोग हैं जिन्होंने पहले भी ना जाने कितने बजट्स पहले देखे हैं और आज ये बजट को आपके लिए ये इसका विश्लेषण कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे। और हमने ये कोशिश की है कि निचले तबके से लेकर बिल्कुल ऊपर के तबके तक इस बजट में उनके लिए क्या है, ये बताने की कोशिश थी इस राउंड टेबल की तरफ से। और मेरे ख्याल से अब समय समाप्त हो गया है, लेकिन आज तक पर खबरों का सिलसिला और बजट का ये विश्लेषण ऐसे ही जारी रहेगा। नमस्कार।